देखिए, कन्फॉर्मल मैपिंग एक ऐसी मैपिंग है जो मैंने डेफिनेशन लिखी है सामने, जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। क्या करोगे इसके इसको चेक करने के लिए? दो कर्व लेने तुम्हें कोई भी जेड प्लेन के अंदर, जैसे मैंने यहां पे दिखाया भी है कि ये दो कर्व हैं, एक C1 है और एक C2 है, और ऐसे कर्व लीजिए जो किसी पॉइंट पर कट करते हो। फिर इन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना है। तो तुम्हें पता होगा जब भी कर्व के बीच का एंगल निकलता है तो वो एंगल जो है उनके टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। तो तुम्हें जैसे ये हरे वाला कर्व है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, C2 वाले पे 20 पॉइंट पे टेंजेंट करी, तो इन दोनों टेंजेंटों के बीच का एंगल चेक करना है। इधर का कह दीजिए या इधर कह दीजिए, एक ही बात है, वो मैंने अल्फा कहा है। फिर इस वाले कर्व को, C1 कर्व को, जो मैपिंग दी गई होगी उस मैपिंग से इसे ट्रांसफॉर्म करना है डब्ल्यू प्लेन में। जैसे हमने कल कहा था वाई एक्सिस को, रेक्टेंगल को ट्रांसफर करके कहा था कि डब्ल्यू प्लेन में वो क्या बनेगा, ऐसे ही तुम्हें इस वाले कर्व को ट्रांसफॉर्म करना है डब्ल्यू प्लेन में। मान लीजिए C1 जो कर्व है, जब मैपिंग के द्वारा ट्रांसफॉर्म करा तो वो इस लैम्डा वन कर्व पर ट्रांसफर हुआ, और जो C2 कर्व है वो दूसरे वाले इस कर्व पर ट्रांसफॉर्म हुआ। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? जो ये दो नए कर्व बने इनके बीच का भी तुम्हें एंगल निकालना है, कहने का मतलब टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। अगर ये एंगल और ये एंगल सेम आता है और इनका ओरिएंटेशन भी सेम होता है, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं कन्फॉर्मल। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर 1 मिनट के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो तुमने जब एंटी क्लॉक वाइज चलोगे, अगर मान लीजिए यहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, ऊपर को वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, तो जब तुम एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो एंटी क्लॉक वाइज चलने पर पहला कर्व कौन सा पड़ रहा है? C2, उसके बाद कौन सा पड़ रहा है? C1। तो यही क्रम डब्ल्यू प्लेन में भी होना चाहिए। जब हम यहां पर एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो पहला कर्व कौन बनेगा? लैम्डा 2, जबकि लैम्डा 2 किसकी इमेज है? वो है C2 की। इमेज का मतलब है जितने भी पॉइंट इसके ऊपर होंगे वो किससे बने होंगे? C2 से बने होंगे। और जो लैम्डा 1 है ये इमेज है C1 की, मतलब C1 ट्रांसफॉर्म हुआ था लैम्डा 1 में और C2 हुआ था लैम्डा 2 में। तो जब हम यहाँ एंटी क्लॉक वाइज चले तो पहला कर्व लैम्डा 2 आ रहा है जो C2 की इमेज है, और यहाँ एंटी क्लॉक वाइज यहाँ चले जेड प्लेन में तो तब भी पहला कौन आ रहा था? C2। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहे। पहले जब एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो C2 ट्रांसफर हुआ है W2 में, और यहाँ C1 ट्रांसफर हुआ है W1 पे। तो W1 यहाँ भी बाद में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, और जेड प्लेन में यहाँ C1 जो था वो भी बाद में था। तो ऐसा ओरिएंटेशन कहते हैं इसे, और यहाँ पर एंगल दोनों सेम हो जाएं तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं हम कन्फॉर्मल। लेकिन इस तरह से कन्फॉर्मल चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी मैं चेक करके दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन तो करके दिखाऊंगा ही। फिलहाल एक बात और लिखी मैंने, और यदि ऐसा हो जाए किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, किसी मैपिंग के अंदर केवल एंगल तो सेम हो जाए लेकिन जो डायरेक्शन है, जो सेंस है, या कह दीजिए ओरिएंटेशन जो है वो सेम ना हो, तो उस टाइम पे बोलते हैं उसे आइसोगोनल। अगर डायरेक्शन भी सेम आ रही है, ओरिएंटेशन भी सेम आ रहा है और एंगल भी सेम आ रहा है तो कहा जाएगा कन्फॉर्मल। और एंगल सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आ रही तो फिर उसे कहा जाएगा आइसोगोनल। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं और उसे समझाने की कोशिश करता हूं कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, इसे नीचे लाता हूं मैं तब समझाता हूं। एक छोटी सी मैपिंग लिया है मैंने, W = Z बार। वैसे बता सकते हो क्या ये मैपिंग एनालिटिक है? एनालिटिक मैंने लिखवाया था, जिस फंक्शन के अंदर जेड बार आ जाए, मोड आ जाए, वो कभी एनालिटिक नहीं होती। फिर भी हम इसे चेक करना चाहते हैं क्या ये कन्फॉर्मल है, ये चेक करना चाहता हूं इस मैपिंग को मैं। तो मुझे दो कर्व लेने पड़ेंगे जेड प्लेन के अंदर। तो मैंने यहाँ जेड प्लेन के अंदर दो कर्व लिए हैं, बहुत छोटे से कर्व लिए हैं। इतना गुस्सा आ रहा है इस पे पेन पे मुझे कि तोड़ दो इसे, क्योंकि बीच में ही धोखा दे जाए हो। शुरू शुरू में जैसे मान लीजिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो उससे पहले मैं चेक करता हूँ, सभी चेक करते हैं हर चीज को जो है, तो चेक करी उस टाइम बड़ा अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल मूड सही रहेगा। और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू और तभी ये बंद होना शुरू हो जाए, हम ही नहीं करता जो है। ये कंपनी की नहीं होती है, तो सारे सारे ये साउथ कोरिया के उसके हैं, चाइना के हैं। हाँ, और ये कंपनी ऐसी है, तो उस पर भी डालोगे ना उसे मिलने की नहीं है, सर्च करोगे तो ना।
चलिए भैया, ये हमारा जेड प्लेन है और हम मैप करेंगे डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू प्लेन मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और ये यू है और ये वी। पहला मैंने कर्व लिया है y इक्वल टू 0। ये वाला कर्व मेरा C1 है और ये मेरा कर्व है C2। दो कर्व लिए हैं। पहले y इक्वल टू 0 को मैप करो। तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या, x एक्सिस। तो ये है हमारा y इक्वल टू 0। ये y इक्वल टू 0 कहने का मतलब C1 ये है हमारा। और y इक्वल टू x कौन सा होगा, 45 का एंगल बनाओ, ये लाइन, ये y इक्वल टू x है। ठीक है, ये हमारा C2 कर्व है। बता सकते हो इनके बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो पहला कर्व कौन सा है, C1, और उसके बाद दूसरा कर्व कौन सा आएगा, C2। अब मैं इन दोनों कर्व को इस प्लेन पे मैप करूंगा। मैप करना तुम्हें आता है, पहले इस मैपिंग को तोड़ लीजिए एक्स वाई में। क्या करना है, पहले से मान लो 1 और पुट करना है तुम्हें, जहां जेड है वहां एक्स प्लस आई वाई, जहां डब्ल्यू है वहां पर यू प्लस आई वी रखो 1 के अंदर। तो डब्ल्यू की वैल्यू तो आ गई यू प्लस आई वी, और इधर जब यहां रखोगे तो एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा। इसमें इक्वेट कर लो रियल इमेज में पार्ट, तो u इक्वल टू एक्स आ गया और v इक्वल टू माइनस के वाई आ गया। अब तुम किसकी मैपिंग चाहते हो ये तुम देखिए। तुम्हें मैपिंग करनी है पहले कर्व की, C1 की। C1 का मतलब y बराबर 0 की मैपिंग करनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैपिंग कर रहा हूं मैं पहले किसकी, मैपिंग ऑफ, देखो ये दिक्कत होने लगी अब, ये हो गया। अब ये काम करना इसने दिक्कत कर दी। मैपिंग ऑफ C1, C1 का मतलब है y इक्वल टू 0। तो कल मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जब भी पूरे किसी कर्व की मैपिंग करनी है तो क्या करना, इसकी हेल्प से, y इक्वल टू 0 की हेल्प से एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें केवल u आए या v आए या uv आए। तो बताओ कैसे बनाओगे, y इक्वल टू 0 इस सेकंड वाले में भर दो, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन मैप होगी इस लाइन पर। तो बताओ v बराबर 0 कौन सी लाइन है, यहाँ पर बताओ, ये u एक्सिस है या y एक्सिस है, तो ये कौन सी लाइन हुई, v बराबर 0, ये तो हुई, v बराबर 0 यहाँ हुई। तो C1 यहाँ मैप हुआ, इस कर्व का नाम रख देता हूं मैं लैम्डा 1। सही है। अब तुम्हें देखना y इक्वल टू एक्स कहां मैप होगा। अब मैपिंग करते हैं हम C2 की, C2 का मतलब y इक्वल टू एक्स की। बताओ इस इक्वेशन को uv में कन्वर्ट करके दिखाओ। बस शर्त यह है कि उसमें u v आने चाहिए, x y नहीं आने चाहिए। कैसे करोगे बताओ, y इक्वल टू एक्स, इस पहली से x निकाल लो और दूसरी से y निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, u। तो x की जगह तो भर दोगे यहाँ पे u, और y की जगह क्या भर दोगे, माइनस के v। तो इससे क्या लाइन बनी, इससे बनी v बराबर माइनस यू। तो बताइए ये लाइन कहाँ खींचेगी, 135 का एंगल बनाएगी। अरे y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो m कितना है यहाँ पे, -1 है। तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, ए एस। ये लाइन आई तुम्हारी v इक्वल टू कितना, माइनस यू, ये रहा। अब इनके बीच का एंगल चेक करो कितना है यहाँ पर, 45। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा C2 की, C2 ट्रांसपोज हुई लैम्डा 2 में। अरे C2 का मतलब ये y इक्वल टू एक्स। अब चेक करिए यहां पर ओरिएंटेशन चेंज हुआ या एंगल चेंज हुआ, ये दोनों सेम है। हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों के बीच में यहां एंगल 45, यहां भी एंगल 45। अब जरा ओरिएंटेशन चेक करना, यहां पहले C1 था तो C1 हुआ लैम्डा 1 में, लेकिन जब तुमने C2 को मैप करा तो C2 गया नीचे की ओर। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले आएगा तुम्हारा लैम्डा 2, फिर उसके बाद में आएगा लैम्डा 1। अब कोई कहता नहीं तुम ऊपर लिखो ना C2, ये लिखो ऐसा C2, वो लैम्डा 2 ऊपर लिखो, तब देखो सही बैठेगा। नहीं, तब एंगल चेंज हो जाएगा, तब एंगल आएगा 135। समझ में नहीं आ रही बात तुम्हें जो है, तो यहां पर जो है ओरिएंटेशन चेंज हुआ है लेकिन एंगल सेम है। तो ये कन्फॉर्मल नहीं, ये आइसोगोनल है। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन चेक करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मैंने एग्जांपल देकर तुम समझाने की कोशिश करी है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका और है, वो थ्योरम्स हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे हम। फिलहाल इसे नोट करिए दिल से। देखो बच्चों, कन्फॉर्मल चेक करने के लिए जो हमने अभी एग्जांपल दी, उससे तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ भाई दो कर्व पकड़े जाएं, फिर उनके बीच का एंगल नोट करा जाए, फिर उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए डब्ल्यू प्लेन के अंदर। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरम्स हैं, मैं यहाँ पे थ्योरम के प्रूफ नहीं करा रहा, केवल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन से तो जो पहली थ्योरम है इससे तो क्वेश्चन तो नहीं होते क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है सफिशिएंट वाली है, उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन पहले तुम्हें पहली बात पता होनी चाहिए क्योंकि उस पर ऑब्जेक्टिव है। क्या कह रहा है ये, W इक्वल टू एफ जेड रिप्रेजेंट ए कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। W इक्वल टू एफ जेड कोई कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है,
और उसका डोमेन डी है। देखो डोमेन बहुत जरूरी होता है किसी भी फंक्शन का। डोमेन का मतलब होता है जिस क्षेत्र में वो डिफाइन है, परिभाषित है। अगर किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो उसके डोमेन में वो पॉइंट आने का नहीं है। जैसे एफ जेड इक्वल टू क्या लेते हो तुम, 1/z। तो कोई पूछने लगा इसका डोमेन क्या है, तो जीरो को छोड़कर, क्योंकि 1/z लिया तुमने तो जेड की जगह जीरो रखोगे, इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन परिभाषित नहीं होने की। तो हर किसी फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है जिसमें वो काम करती है। तो वो कह रहा है कोई फंक्शन एफ जेड है जो कन्फॉर्मल है, उसका डोमेन डी है, तो वो कह रहा है 100% फिर वो फंक्शन उस के अंदर एनालिटिक फंक्शन भी होगी। क्या होगी? एनालिटिक। लेकिन तुम इससे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम एनालिटिक चेक कर लें और कह दें कि वो कन्फर्मल है। ना ना, ये मना कर रहा है। ये कह रहा है यदि कन्फर्मल है तो 100% वो एनालिटिक होगी। अब सफिशिएंट में क्या करा, सफिशिएंट में पढ़ो, देखो सही से, ये यूज होनी क्वेश्चनों में। एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी के अंदर, सही है। और फिर उसने क्या कहा, और एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए उसके डोमेन के किसी भी पॉइंट पर। एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए उसके डोमेन के अंदर किसी भी पॉइंट पर। अगर दो विशेषता है उसमें, वो फंक्शन एनालिटिक भी है, एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल है वो उस डोमेन के हर पॉइंट पर, लेकिन एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 100% वो फंक्शन कन्फॉर्मल होगी। तो कन्फॉर्मल होने के लिए दो कंडीशन हो गई, एक तो वो एनालिटिक होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। एफ डैश जेड जीरो का मतलब है, अगर रियल की बात करी जाए तो एफ डैश जीरो आ जाने का मतलब क्या है, वहां पर स्लोप जो हो जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एफ डैश का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप होगी जीरो, तो टेन जीरो जीरो आ गया, तो स्लोप किसके बराबर होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर डोमेन के, और फंक्शन एनालिटिक होनी चाहिए, तो वो 100% कन्फर्मल आएगी। इससे ही क्वेश्चन हम करेंगे। एक हमने यहाँ पे साथ साथ में डेफिनेशन बना दिया क्रिटिकल पॉइंट की, वरना मुझे अलग लिखवानी पड़ती। क्रिटिकल पॉइंट क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो आ रही है, भाई एफ डैश जेड जीरो नहीं होना चाहिए कन्फर्मल होने के लिए। और हम कह रहे हैं कि कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। इस डेफिनेशन को तुम अपने हिसाब से बदल भी सकते हो। अगर कोई कहने लगा कि बताइए क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन क्या कन्फर्मल होगी, नहीं कन्फर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होगी वहां पर, जीरो होगी। और कन्फर्मल होने के लिए क्या जरूरी है, एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन कन्फर्मल नहीं है, ठीक है, तो उस पॉइंट को तुम क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हो। बस ये शर्त है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए कि एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी 1 मिनट के लिए। फिलहाल तो ये थ्योरम थी, मैंने लिखवा दी है तुम्हें। ऐसे ही कुछ यहाँ पर एक रिमार्क दिया मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको भी तुम्हें नोट करना है, एक बार पढ़ लीजिए क्या है। ये थ्योरम जो ऊपर थ्योरम है उनके थ्योरम के बीच में निकल के आता है ये। बस इसका ऑब्जेक्टिव है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है किसी पॉइंट जेड जीरो पर, और उस पॉइंट पर एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुई, फंक्शन कन्फर्मल हुई, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया यार, दैट इज फंक्शन क्या है, वो कन्फर्मल है। तो वो कह रहा है कि अगर हम कोई जेड प्लेन के अंदर कोई कर्व ले, ठीक है, और उस कर्व पर कोई पॉइंट पकड़े जेड जीरो, और उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर उस कर्व को हम इस मैपिंग के द्वारा, कन्फर्मल मैपिंग के द्वारा ट्रांसफॉर्म कर दे हम डब्ल्यू प्लेन में। तो जब वो C1 का जो कर्व है, जब वो दूसरे मतलब डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसके उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर तुमने यहां पर टेंजेंट निकाली थी, उसी पॉइंट पर वहां पर टेंजेंट निकाली जाएगी डब्ल्यू प्लेन में, तो वो कुछ एंगल चेंज हो जाएगी। क्योंकि कर्व जो कर्व तुम्हें मैप करोगे तो जरूरी नहीं कि वो उसी जगह मैप हो, वो थोड़ा अलग भी मैप हो सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसने कहा कि यदि कितने एंगल से वो घूमेगी तो वो एंगल निकालना हो तो इस तरह निकाल सकते हो तुम, आर्गुमेंट एफ डैश जेड जीरो। मतलब नहीं समझे तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान ध्यान देना। ये हमारा जेड प्लेन, ये हमारा जेड प्लेन, हमने कोई कर्व लिया, इस कर्व का नाम रखा C1, ठीक। और इस पर एक पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट है हमारा जेड जीरो, इस पर हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी। सपोज करिए टेंजेंट एक्स एक्सिस से, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 45 का एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस से 45 का, अरे पीछे वाला का एंगल कह लो, यहाँ कह दो, एक ही तो बात है, ठीक। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब हमें जो मैपिंग दी गई है वो कन्फर्मल है, ठीक। अब हमने उस मैपिंग के द्वारा इस कर्व को डब्ल्यू प्लेन में मैप करा, ये नाम है डब्ल्यू प्लेन, इसमें मैप करा। और वो जो C1 कर्व है वो मान लीजिए यहां पर λ1 कर्व में मैप हुआ, ठीक।
जरा y0 थी, अभी मैप हुई थी किस पर, v बराबर 0 पर। तो ऐसे ये C1 जो कर्व हुआ w प्लेन में, वो इस वाले कर्व पे मैप हुआ, उसका नाम रख दिया हमने λ1। और जो इसके ऊपर पॉइंट है Z0, वो मैप हुआ W0 पर, यहां पर। अब मैंने इस पॉइंट पर भी यहां टेंजेंट खींची, तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से, या कह दिए u एक्सिस से यहां पर, तो इस एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, जरूरी नहीं कि एंगल सेम हो। तो यदि तुम्हें देखना कि एंगल में कितना चेंज हो गया है, ये मान लीजिए 45 है, तो 45 से तो ये जो एंगल है मान लीजिए थीटा 0 है, तो ये एंगल कितना चेंज हुआ, चेंज निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल देना। क्या बताया, थीटा 0 निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसमें वो पॉइंट भर देना है, जिस पॉइंट को तुमने यहां से Z0 था ना, Z0 भर देना है, और इसका जो क्या निकाल देना फिर, आर्गुमेंट। तो जो आर्गुमेंट होगा वो ये वाला एंगल निकल आएगा। सही है, तो इससे ये चल जाएगा पता कि कर्व कितना घूम गया, कर्व अपनी जगह से कितना घूम गया। मान लीजिए टोटल पूरा एंगल यहां से यहां तक का 60 हो गया, और ये 45 था, तो कितना एंगल और घूम गया इधर को, वो जो है 15 डिग्री का घूम गया। समझ रहे हो तुम, तो वो कितने एंगल घूम रहा है, तो उससे ही चल जाता है पता। एक और बात ध्यान देना, अगर मान लीजिए मैं इस पर एक पॉइंट पकड़ लू Z1, और यहां से यहां तक की आर्क लू, मान लीजिए ये चाप की लंबाई है ds, ये लंबाई, तो इसका मतलब Z1 यहां कहीं मैप होगा, तो मान लीजिए वो W1 होगा। अरे C1 मैप हुआ λ1 पर, इसका मतलब है C1 के सभी पॉइंट मैप हुए होंगे इस वाले कर्व पर, तो Z1 मैप हुआ W1 पर। तो ये वाली जो आर्क है, ये जरूरी नहीं है कि ds हो, ये आर्क चेंज हो सकती है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए d रो है ये वाली आर्क, तो इस आर्क और इस वाली आर्क में जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है इतने का रिलेशन, ये। तो यहां पे लिखा मैंने ds और d रो में जो अनुपात होगा वो इतना होगा, f डैश Z0, और यहां पर जाएगा कितना, 1 का अनुपात, ये लिखा है यहां पर मैंने। तो यदि तुम्हें इसे थोड़ा समझना है तो ऐसा समझ लीजिए, वरना थोड़ा में समझ में आता है सही से, तो जो है फिलहाल तो मैंने रफली समझा दिया है, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इस पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर द मैपिंग एफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज कन्फॉर्मल। वे सभी पॉइंट बताइए जहां पर ये फंक्शन कन्फॉर्मल है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा करेंगे, हम क्या करेंगे, इससे पहले डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, कैनल एनालिटिक चेक करेंगे, फिर उसके बाद में एफ डैश जेड की वैल्यू ये देखेंगे जीरो कहां कहां पर नहीं है। तो डिफरेंशिएट करो, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस जेड। वैसे तो मैं शुरू में बताया कहा मैंने, जैसे साइन जेड है, कोस जेड है, और जेड की पावर चाहे एल्जेब्रिक में कुछ भी हो, तो वे सब ज्यादातर क्या होती हैं, एनालिटिक होती हैं। अब जैसे एफ डैश जेड इक्वल टू कोस जेड है, अब ये बताइए इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट यूनिक आती है कि कोस की वैल्यू -1 और +1 के बीच जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट तो कभी आने की नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो एनालिटिक तो है ही, एनालिटिक तो है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या होती है कि भी एनालिटिक तो हो, लेकिन एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जबकि हमें पता है कोस जेड जो है वो जीरो भी होता है। बताओ किस पॉइंट पे होता है, π/2 पे, -π/2 पे, 3π/2 पे जीरो भी होता है। तो उन पॉइंटों को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंटों पर ये एनालिटिक भी होगी और एफ डैश जेड की भी जीरो भी नहीं आने की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे। हमें चल तो गया पता कि हाँ भाई ये फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, फाइनाइट एंड यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड कैसी हुई, एफ जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक। ठीक, अब हम चेक कर रहे हैं कि जीरो कहां कहां पर होगा, तो सोल्व करना है तो मैं एफ डैश जेड बराबर जीरो रखकर, कहने का मतलब कोस जेड बराबर जीरो रखकर, कोस जेड इक्वल टू होता है कोस π/2 पर। जनरल वैल्यू का फॉर्मूला बताइए, 2n π प्लस माइनस π/2, और इसमें n की वैल्यू तुम 0 1 2 3 कुछ भी भर लीजिए। समझ में नहीं आई इतनी बात। तो हमने कहा इन सारी वैल्यू को छोड़कर बाकी हर पॉइंट पर ये क्या होगी, कन्फर्मल होगी। इन पर क्या दिक्कत है, इन पॉइंटों पर जेड, एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड जो होगी, यहां लिख देता हूं मैं, हेंस एफ जेड इज कन्फॉर्मल, कन्फॉर्मल एक्सेप्ट, किन पॉइंटों को छोड़कर, एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/2, इनको छोड़कर बाकी सब पॉइंटों पर वो कन्फॉर्मल है। तो इसका मतलब ये बताइए कि अगर मान लो किसने n की वैल्यू जीरो ली, तो यहां जाएगा प्लस माइनस π/2, तो z इक्वल टू π/2 लोगे,
या -π/2 लोगे तो इसका एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है तुम्हें नोट करके कि ये जितने भी तुमने पॉइंट बताए हैं जेड इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस π/2, ये सारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन के लिए, क्योंकि इन पॉइंटों पर एफ डैश जेड की वैल्यू 0 जा रही है। नोट करिए जल्दी सर। कर लिया, दूसरी एग्जांपल देखिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स आए वैसे टोटल पूरे बच्चों में, जो देखा होगा तुमने, किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा कितनी गई है, कितनी, 85 भी है। नहीं बायो में तो हो गई जो है ना। कर लिया, बताइए। नहीं ऐसी स्थिति में परसेंटेज बहुत कम जाती है ना, फिर ज्यादा तो होती नहीं है। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, बताइए कन्फर्मल है या नहीं है, बताओ। डिफ्रेंशिएट करो ना, डिफ्रेंशिएट करके ही चलता है पता एनालिटिक का, और ये चलेगा पता कि जीरो कब होगा। तो तुमने यहाँ पर एफ डैश जेड निकाला तो कितना आएगा 2z। तो ये वैल्यू कैसी है, चाहे जेड के लिए कुछ भी रख लो, फाइनाइट यूनिक आएगी, इसका मतलब ये एनालिटिक है। लेकिन जीरो कब होगी ये, जब जेड इक्वल टू जीरो होगी। तो जीरो को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों पर ये कन्फर्मल है। सही है, इसका मतलब एफ जेड एनालिटिक तो है। चाहे कुछ भी वैल्यू लीजिए। अब जीरो चेक कर लीजिए बस, एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो या 2z इक्वल टू जीरो, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो जीरो को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों पर ये कन्फर्मल हुई। therefore fz is conformal except z equal to जीरो। क्योंकि 75 तो उसके भी हैं, क्या नाम वो लड़का बैठता है यहाँ पर, हाँ रोहन के। हम्म, सौरभ के हैं, उसे कितने हैं, अच्छा उसके 76 है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम इनवर्स पॉइंट की। देखिए क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा मैं, क्वेश्चन अभी बाद में करवाएंगे, पहले इनवर्स पॉइंट तुम्हें नोट करना है। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं। देखिए इनवर्स पॉइंट किसी सर्किल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इनवर्स पॉइंट किसी लाइन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वो अलग अलग बातें हैं। फिलहाल तो हम सर्किल के पढ़ रहे हैं, इनवर्स पॉइंट
किसी लाइन के अबाउट हम पहले बात कर चुके थे कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में, सबसे पहले वाले चैप्टर में, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे इसे। फिलहाल यहाँ बात कर लीजिए। कोई एक सर्किल लिया हमने, उसका नाम रखा वैसी के, रेडियस लिया उसकी आर, और सेंटर क्या दिखाया हमने, सी। अब एक पॉइंट पकड़ा हमने पी पॉइंट, लेकिन सेंटर से अलग लेना पॉइंट। क्या लिया है, पी पॉइंट हमने बाहर की ओर सर्किल से बाहर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाहर हो, तुम सर्किल के अंदर भी ले सकते हो। फिलहाल हमने पी पॉइंट लिया, और एक दूसरा पॉइंट पकड़ा है हमने क्यू। पी यदि मैंने बाहर लिया सर्किल के, तो क्यू पॉइंट लिया हमने सर्किल के अंदर। ठीक है, अगर तुम पी को अंदर लेके चलोगे तो क्यू अपने आप ही बाहर पहुंच जाएगा। अब यहां ध्यान देना, क्यू पॉइंट को पी पॉइंट का इनवर्स बोलते हैं इस सर्किल के रेस्पेक्ट में, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन क्या है, क्यू हमेशा लाई करना चाहिए सी और पी को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर। सी और पी को जोड़ दो, उस लाइन के ऊपर क्यू होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सी से सेंटर से पी की डिस्टेंस निकालिए और सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस निकालिए, उन दोनों डिस्टेंसों को मल्टीप्लाई करिए, वो सर्किल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो ये होती है हमारी इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन। फिर सुन लीजिए, इसने ये कहा है कि भाई तुम्हें किसी पॉइंट का इनवर्स निकालना, मान लो पी पॉइंट है, उसका इनवर्स निकालना, तो तुम्हें सेंटर को पी से जोड़ दो, तो इस पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, वो कहा मैंने क्या, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट अपने आप ही अंदर आएगा अगर पी पॉइंट बाहर है तो, अभी करके दिखाऊंगा ना, क्वेश्चन करूंगा जब। तो पी पॉइंट का हमें इनवर्स निकालना है इस सर्किल के रेस्पेक्ट में, तो एक पॉइंट ढूंढना है तुम्हें क्यू, और क्यू जो मिलेगा वो सी पी के ऊपर होगा। ये पहली वाली कंडीशन है। क्यू कहां लाई करेगा, सी और पी को जोड़ने वाली रे के ऊपर। रे का मतलब जानते हो, एक होती है लाइन, लाइन का मतलब जो दोनों तरफ को बढ़ जाए, और रे एक साइड में को बढ़ेगी। तो सेंटर तो फिक्स है इसका, तो बढ़ेगी इधर को पी की ओर को, पी पीछे हटा दो तो ये हट जाएगी इधर को। तो पी क्यू जो लेना है इस रे के ऊपर लेना है। दूसरी सर जो ये है मेन, कि सी पी, सी से सेंटर, सेंटर से पी तक की डिस्टेंस और सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस, उन दोनों की मल्टीप्लाई इस सर्किल की रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि क्यू पॉइंट पी पॉइंट का इनवर्स है। उल्टा ही बोल सकते हो तुम, पी पॉइंट को क्यू पॉइंट का इनवर्स बोल दीजिए, या क्यू पॉइंट पी पॉइंट का इनवर्स है। अब यहां पर कुछ बातें इसमें ध्यान रखना, अगर हम इनवर्स जो ऊपर डेफिनेशन बताई गई है उस पर नोट पर ध्यान दें तो तीन बातें निकल के आई। सी पी क्यू तीनों ही पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए, इसका मतलब यही तो है। जब उसने कहा क्यू पॉइंट सी पी के ऊपर होना चाहिए, इस रे के ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक, तो पहली बात तो यह ध्यान रखना कि सी सेंटर, पी क्यू दो पॉइंट वे हमेशा एक लाइन में होने चाहिए। फिर दूसरी बात क्या निकल के आई, पी क्यू, जो पी है और क्यू लाइज करने चाहिए सेंटर के एक साइड में, क्योंकि तुम रे की बात कर रहे हो, सी पी इधर को रे ले रहे हो, तो क्यू तुमने कहां लोगे, इसके ऊपर तो लेना है। भाई क्यू कहा सी और पी को जोड़ने वाली रे के ऊपर, तो सी जो क्यू है वो किस साइड में है, सी के एक साइड में, पी भी एक साइड में है और क्यू भी एक साइड में है। ऐसा मत कर देना कि इसको इधर को बढ़ा दिया। हाँ एक मिनट में जरा इसको खींच के दिखा दूं। ये सर्किल लिया हमने, ये और ये सेंटर लिया। अब ये तो है, इसने काम करना बंद कर दिया। अब ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने दूसरा पेन मंगाया है, लेकिन दूसरा पेन क्या वो मंगाई है, टैब जो होती है ना वो लिखने वाली, नो छोटी सी आवे वो जो है, तो वो मंगाई है। मगर शायद उससे काम करके देखूं, उस पर काम कर जाए ये। तो उन्होंने कहा शुक्र को आएगी, फ्राइडे में। चलो ये सेंटर, ठीक है, ये तुमने पी पॉइंट लिया, तो क्यू पॉइंट जो है तुम्हें ऐसा नहीं करना, क्यू पॉइंट इधर ले लेना, ना ना एक साइड में लेने। समझ में आ गए तुम्हें, तभी तो कहा रे कहा उसने। तो रे का मतलब यही है कि जो तुम्हें क्यू पॉइंट चुनना वो इस साइड में चुनना, सी के इधर। तो जिधर पी है उधर ही क्यू है। तो ये दो पॉइंट वो ऑब्जेक्ट में पूछता है कि बताइए पी और क्यू जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, और सी सेंटर है, तो वे कैसे होंगे, एक लाइन में होंगे या अलग अलग होंगे। तो ये एक बात तो ये आ गई कि वो कोलिनियर होंगे। दूसरी बात ये ध्यान आ गई, जो पी और क्यू होते हैं वो सेंटर के एक साइड में होते हैं, ऐसा नहीं होगा पी साइड में होगा और क्यू का भी इस साइड में बैठेगा। फिर इन दोनों की डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके जो स्क्वायर करोगे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं ऑब्जेक्टिव डाली मैंने यहाँ पर, इन बातों को ध्यान रखना है। ये ऊपर से निष्कर्ष निकल जाता है। पहली वाली का कहा निकला कि तीनों एक लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि क्यू कहा, क्या कहा उसने, सीपी को जोड़ने वाले रे पर होना चाहिए, तो साफ जाहिर है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। दूसरी बात क्या कहा, पी क्यू लाई करना चाहिए सी के एक साइड में, क्योंकि उसने रे शब्द का इस्तेमाल करा, तो क्यू कहां जाएगा, इस साइड में, इधर तो होगा नहीं। अगर वो लाइन शब्द का इस्तेमाल करता तो क्यू हम पीछे भी दे सकते थे,
आगे बात समझ में? ठीक। तीसरी बात, सी से पी तक की डिस्टेंस और सी से क्यू तक की डिस्टेंस उसका मल्टीप्लाई करने पर रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। अब तुम्हें वो क्या करेगा, सर्किल दे देगा, सर्किल की इक्वेशन देगा, मान लीजिए ऐसी दे दी 3+4i, ये दे दी और रेडियस दे दी 1। सेंटर क्या दिया बताओ? बहुत बढ़िया, सेंटर दिया 3 4 और रेडियस कितनी दी है? 1। ये तो है। ठीक। अब वो एक पॉइंट देगा तुम्हें अलग से, क्या देगा? 7+8i, ये पॉइंट है। और इस पॉइंट का इनवर्स पॉइंट निकालो। कहने का मतलब तुम सर्किल बनाओगे यहां पर, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, कितना है? 3 4 और रेडियस कितनी है? 1। अब ये पॉइंट दिया, मान लो इस पॉइंट से सर्किल से बाहर निकल गया, 7 8 यहां आ गया, तो तुम्हें दूसरा पॉइंट ढूंढना। अब सेंटर ये रहा और एक पॉइंट ढूंढना यहां पर क्यू पॉइंट, और ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि सी से इस की दूरी और सी से इस क्यू तक की दूरी का मल्टीप्लाई करें तो वो इस सर्किल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर आए। तो तुम्हें ये वाला पॉइंट ढूंढना क्यू। ठीक है? तो मैं तुक्का बताऊंगा तुम्हें इसका तुक्का क्या होता है, और सही तरीका क्या है जो इस डेफिनेशन के अनुसार आएगा वो ही बताऊंगा तुम्हें जो है। फिलहाल एक क्वेश्चन है लेकिन लेंथी हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, उसे हम करेंगे कल जो है।